नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य पथिक पर। आज हमारे पास महर्षि वाग्भट के महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम से कुछ सूत्र हैं और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 1550 साल पुरानी बातें हैं वो आज की हमारी सुपर फास्ट स्ट्रेस से भरी जिंदगी में फिट बैठती भी हैं या नहीं। क्या ये वाकई आज भी काम करती हैं? तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि वाग्भट के ये नियम सिर्फ अलग-अलग हेल्थ टिप्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो हमें प्रकृति की घड़ी के साथ सिंक करना सिखाता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर आदत एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। चलिए इस कोड को डिकोड करते हैं। ये सिस्टम शब्द आपने बहुत सही इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये सच में नियमों की सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाग्भट ने तो बस उसका यूजर मैनुअल लिखा है और इसका हर चैप्टर शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर जोर देता है। ये सिर्फ क्या करें नहीं बताता, बल्कि क्यों करें इसकी गहरी समझ भी देता है। ठीक है, तो इस यूजर मैनुअल का जो पहला चैप्टर है वो है सुबह की शुरुआत। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी स्वस्थ व्यक्ति को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब जल्दी उठना अच्छी बात है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ जल्दी उठने से उम्र लंबी हो सकती है? ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। सवाल बहुत अच्छा है। और देखिए, वाग्भट यहाँ सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक खास समय ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं। सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले। निर्माता का समय। हाँ, इसे निर्माता का समय भी कहते हैं। इस वक्त प्रकृति में एक खास किस्म की शांति और सात्विक ऊर्जा होती है। जब आप उस समय उठते हैं तो आपका शरीर और मन उस ऊर्जा को सोख लेता है। अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इस समय उठने से हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम वो बाहरी दुनिया की घड़ी के साथ परफेक्ट सिंक हो जाती है। अच्छा। और ये सिंक ही हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है, पाचन को सुधारता है और सबसे बढ़कर शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये लंबी उम्र का कोई जादुई बटन नहीं है, बल्कि शरीर को उसके सबसे बेहतरीन मोड में चलाने की शुरुआत है। मतलब ये दिन की सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि पूरे दिन के लिए शरीर का टोन सेट करना है। अच्छा, उठने के बाद अगला कदम है स्वच्छता। यहाँ भी एक श्लोक है, दंत धावनम नित्यम कुर्याद आमय नाशनम, मतलब रोज दांत साफ करने से रोग नष्ट होते हैं। ये तो सीधी सी बात लगती है। लगती तो सीधी है, लेकिन इसमें जो शब्द है ना, आमय नाशनम, यानी रोगों का नाश, ये बहुत शक्तिशाली है। अच्छा। हाँ, आज मॉडर्न साइंस भी ओरल सिस्टमिक लिंक की बात करता है, यानी मुंह की सेहत का पूरे शरीर की सेहत से कनेक्शन। बिल्कुल। मुंह में मौजूद खराब बैक्टीरिया खून में मिलकर दिल की बीमारियों, डायबिटीज और यहाँ तक कि गठिया जैसी समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं। तो वाग्भट 1550 साल पहले कह रहे थे कि दांतों की सफाई सिर्फ चमक के लिए नहीं है, ये शरीर के अंदर बीमारियों को घुसने से रोकने का पहला दरवाजा है। ये शरीर की पहली डिफेंस लाइन को मजबूत करना है। अब एक ऐसी आदत पर आते हैं जिसे सुनकर शायद आज के ज्यादातर लोग कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, रोज तेल से मालिश करना, यानी अभ्यंग। सूत्र कहता है अभ्यंगम नित्यम आचरेत। यहाँ नित्यम पर जोर है, मतलब रोजाना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये मुमकिन कैसे है? सुबह ऑफिस के लिए निकलने की जल्दी होती है, कौन रोज तेल लगाकर नहाने का समय निकालेगा? ये तो किसी राजा महाराजा का शौक लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये सवाल मुझसे कई लोग पूछते हैं। जब हम मालिश शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि किसी स्पा में 1 घंटे तक लेटना है, लेकिन वाग्भट व्यावहारिकता पर जोर देते थे। नित्यम का मतलब हर दिन 20 मिनट की चंपी नहीं है। तो फिर इसका मतलब 5 मिनट का सेल्फ मसाज भी हो सकता है। नहाने से पहले बस थोड़ा सा तेल लेकर अपने जोड़ों पर, कानों पर और पैरों के तलवों पर मल लेना। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, इसका मकसद त्वचा को चिकना करना नहीं बल्कि शरीर को स्नेहन देना है, मतलब अंदर से लुब्रिकेट करना। जैसे मशीन के पुर्जों को तेल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर, खासकर हमारे नर्वस सिस्टम को स्नेह की जरूरत होती है। ये तनाव कम करता है, नींद गहरी करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। ये खुद को 5 मिनट देने का एक एक्ट है जो शरीर को बताता है कि आप उसकी परवाह करते हैं। तो ये क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देने जैसा है। बिल्कुल। ठीक है, शरीर को बाहर से तेल लगाकर मजबूत कर लिया, अब अंदर से मजबूत करने की बात, यानी व्यायाम। श्लोक है, व्यायामात लभते आरोग्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम, कि व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु,
बल और सुख मिलता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जो मुझे आज के दौर के लिए सबसे जरूरी लगती है। बिल्कुल। और वो चेतावनी आज की हसल कल्चर की सोच पर सीधा सवाल उठाती है। वाग्भट कहते हैं कि अपनी क्षमता से ज्यादा व्यायाम शरीर को तोड़ता है, उसे बनाता नहीं। उनका सिद्धांत था बलार्ध व्यायाम। बलार्ध व्यायाम यानी अपनी आधी शक्ति तक ही व्यायाम करें। और इसकी पहचान क्या है? कैसे पता चले कि ये आधी शक्ति हो गई? इसकी पहचान बहुत सरल है। जब आपके माथे पर, बगल में और नाक पर पसीना आने लगे और मुंह हल्का सा सूखने लगे, बस वहीं रुक जाना है। देखिए, नो पेन नो गेन का सिद्धांत शरीर को एक दुश्मन की तरह देखता है, जिसे जीतना है, जिस पर काबू पाना है। वाग्भट का नजरिया शरीर को एक दोस्त की तरह देखने का है, जिससे सुनना है, जिसका सम्मान करना है। जब आप अपनी सीमा तोड़ते हैं तो शरीर उसे एक हमले की तरह देखता है और स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल छोड़ता है। व्यायाम का लक्ष्य शरीर को ऊर्जा देना है, उसकी ऊर्जा छीनना नहीं। ये बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर को जीतने में नहीं, बल्कि उसे सुनने में है। ये बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से समझ आती है। कॉलेज में मैंने भी नो पेन नो गेन के चक्कर में खुद को चोट पहुंचाई थी और तब मुझे लगा था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, जबकि असल में मैं अपने शरीर के खिलाफ काम कर रही थी। तो शरीर को बाहरी और अंदरूनी रूप से मजबूत करने की बात हो गई, लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे जरूरी ईंधन तो भोजन ही है। इस बारे में वाग्भट का क्या नजरिया था? भोजन के लिए उन्होंने 3 जादुई शब्द दिए हैं: हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि खाने का पूरा दर्शन है। चलिए इन्हें एक एक कर समझते हैं। हितभुक का मतलब तो शायद हुआ कि हितकारी भोजन करना। हाँ, लेकिन सिर्फ हेल्दी नहीं। हितभुक का मतलब है ऐसा भोजन जो आपके शरीर की प्रकृति के लिए सही हो, जो आसानी से पच जाए और जो ताज़ा बनाओ हो। अच्छा, ताज़ा बनाओ। हाँ, बासी खाना चाहे वो कितना भी पौष्टिक क्यों ना हो, हितकारी नहीं है। फिर आता है मितभुक, यानी सीमित मात्रा में खाना, आज जिसे हम पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। हाँ। और वाग्भट ने तो इसका फॉर्मूला भी दिया है: पेट को आधा भोजन से भरें, 1/4 पानी के लिए छोड़ें और बाकी 1/4 हवा और पाचन क्रिया के लिए खाली रखें। और तीसरा ऋतु भूख, यानी मौसम के अनुसार खाना। आज के ईट लोकल ईट सीजनल का कॉन्सेप्ट यही तो है। या सोचना ही कमाल है। ये आज के दौर में शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। सोचिए, आज जब हम सुपरमार्केट में सर्दियों में भी आम और गर्मियों में गोभी खरीद सकते हैं। सही बात है। वाग्भट हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा शरीर अब भी प्रकृति के चक्र से बंधा है। हमारा पाचन तंत्र और हमारी जरूरतें मौसम के साथ बदलती हैं। सर्दियों में शरीर को गर्म और भारी भोजन चाहिए, गर्मियों में हल्का और ठंडा। बेमौसम फल सब्जियां खाना मतलब अपने शरीर के अंदरूनी सॉफ्टवेयर और बाहरी दुनिया के हार्डवेयर में एक मिसमैच पैदा करना। और यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी बीमारियों की नींव बनते हैं। इसमें भोजन के तुरंत बाद पानी न पीने की सलाह भी शामिल है ना? जिससे आयुर्वेद में जठराग्नि या पाचन अग्नि को बुझाने जैसा माना गया है। तो दिन की दिनचर्या हो गई, अब रात की बात करते हैं। जाहिर है देर तक जागने को मना किया गया होगा। बिल्कुल, दिनचर्या की तरह ही रात्रिचर्या भी जरूरी है। लेकिन अब हम नियमों से आगे बढ़कर उस सिद्धांत पर आते हैं जो इन सभी नियमों को एक साथ बांधता है: संतुलन। एक सूत्र है: नात्याशीतम नात्युष्णम च सेवनम स्वास्थ्यकारकम। इसका क्या अर्थ है? यानी किसी भी चीज की अति से बचना, चाहे वो बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और ये नियम सिर्फ खाने पीने पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जैसे बहुत ज्यादा काम भी खराब है और बहुत ज्यादा आराम भी, बहुत ज्यादा सोचना भी और बिल्कुल न सोचना भी। अति सर्वत्र वर्जयत, अति हर जगह वर्जित है। और इसी संतुलन से हम उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां वाग्भट स्वास्थ्य की असली परिभाषा बताते हैं। ये सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है। श्लोक है: प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यही इस पूरी चर्चा का सार है। स्वस्थ कौन है? वो जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन तीनों प्रसन्न हो। प्रसन्न शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। इसका मतलब सिर्फ खुश होना नहीं है, इसका मतलब है संतुष्ट होना, शांत होना, अपने आप में स्थित होना। आपकी इंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, ये सब भागदौड़ में न लगी हो, मन शांत और स्थिर हो, और आत्मा में एक गहरी संतुष्टि का भाव हो।
ये स्वास्थ्य के आधुनिक शारीरिक मॉडल से मीलों आगे है, जो सिर्फ शरीर में बीमारी के लक्षणों को देखता है। वाग्भट कह रहे हैं कि अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, लेकिन मन में बेचैनी है या आत्मा में खालीपन है, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? महर्षि वाग्भट के ये सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का तरीका है। ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक संतुलित और जागरूक दृष्टिकोण अपनाना है। बिल्कुल। इन प्राचीन सूत्रों को आज के संदर्भ में समझने पर यह सवाल उठता है कि हम अपनी आधुनिक तेज रफ्तार जीवन शैली में ये संतुलन कैसे लाएं? ये जानकारी सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति पाने का भी एक रोड मैप है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर और मन अलग अलग नहीं है, वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और एक को ठीक किए बिना दूसरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। तो ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होती है। हाँ, एक विचार जिसके साथ श्रोताओं को छोड़ा जा सकता है। वाग्भट के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ है प्रसन्न मन, इंद्रियां और आत्मा। हम अक्सर शरीर को ठीक करने के लिए जिम जाते हैं, डाइट बदलते हैं, लेकिन आज की दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा बदलाव किया जा सकता है जो केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी थोड़ी और प्रसन्नता दे? शायद वो सुबह 5 मिनट जल्दी उठकर खिड़की के बाहर देखना हो, या फिर भोजन करते समय फोन को दूर रखना हो। वो छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आपकी आत्मा को भी थोड़ा पोषण दे?